ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 31। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। प्रणय अब अपनी बातों से निकलकर सरना को देखने के लिए अपनी नज़रें घुमाती है तो उसे अब सरना कहीं नहीं दिखती। प्रणय जल्दी से खड़ी होती है और परेशान होकर कहती है, ये कहाँ गई। सिद्धार्थ को भी समझ आ चुका था कि प्रणय किसकी बात कर रही है। वो भी सरना को देखने लगता है। सरना तितलियों को पकड़ रही थी पर अब वो वहाँ पर नहीं थी। प्रणय परेशान हो जाती है और उसकी ओर भागते हुए जाने लगती है। सिद्धार्थ भी परेशान सा उस ओर जाता है। वहीं सरना इस वक्त बेंच पर बैठी अपने में मस्त थी। वो तितलियों को पकड़ते पकड़ते थक चुकी थी, इसीलिए वो बेंच पर बैठ गई ताकि आराम कर सके। वहीं कुछ दूरी पर स्वरा खड़ी हुई उसे देख रही थी। स्वरा का मन कर रहा था कि वो सरना से मिले। काफ़ी सालों बाद उसने सरना को देखा था तो वो बस उससे मिलना चाहती थी। बहुत कुछ सोचने के बाद स्वरा अपने चेहरे को कवर करती है। अब उसके मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। स्वरा अब सरना की ओर बढ़ जाती है। मुंह पर मास्क लगाने से और उसका गेटअप चेंज होने की वजह से स्वरा की तरह नहीं लग रही थी। स्वरा के पास जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। सरना का ध्यान भी अब स्वरा पर चला जाता है। स्वरा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। वो किसी अनजान से इतनी जल्दी तो बात नहीं करती थी, इसीलिए वो दूसरी ओर देखने लगती है। स्वरा कुछ पल तो सरना को एकटक देखने लगती है, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसकी हर चीज़ सरना ने लाई थी। बस उसका चेहरा जो था वो रूहान पर गया था। काफ़ी वक्त बाद सरना से बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, हेलो। स्वरा की आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखती है। सरना के देखते ही कहती है, मेरा नाम सुपर्णा है, और तुम्हारा। स्वरा कुछ पल तो स्वरा को देखने लगती है, फिर वो भी जवाब देती है। स्वरा इतना बोलते ही आगे बोलती है, लेकिन आपने अभी मास्क क्यों पहना है? क्या अभी तक आपका कोरोना खत्म नहीं हुआ? स्वरा इतना बोलते ही मुस्कुराने लगती है। स्वरा देख सकती थी कि उसके सामने इस वक्त एज्ड औरत बैठी हुई है। स्वरा मास्क में छिपे हुए ही मुस्कुराती है और सरना को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। सच में उसकी बेटी की मुस्कान कितनी प्यारी थी, जिसे वो कितने सालों से मिस कर रही थी। सरना की प्यारी सी मुस्कान में पूरी तरह से खो चुकी थी। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, वो मुझे आदत हो गई है इस मास्क की। सरना कुछ सोचती है, फिर बस हाँ में जवाब देती है। स्वरा फिर से सरना को बहुत ही गौर से देखने लगती है। वो अब उससे बातें धीरे धीरे करने लगी थी। दोनों अब बातचीत में लग गए। सरना बहुत अच्छे तरीके से स्वरा से बात कर रही थी। बातों ही बातों में सरना पूछती है, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरना ये सुनकर तुरंत जवाब देती है, बहुत लोग हैं। परदादी, बड़े दादा, बड़ी दादी, पापा, माँ, डैड, मम्मा, डैड, मॉम, पॉप्सी, मम्मी, डैडू, मिमी। ये कहते ही सरना रुक जाती है। वो बोलते बोलते स्वरा को इंक्लूड कर चुकी थी, जो कि उसे पता ही नहीं चला। सरना उदास होकर कहती है, मिमी सब लोग हैं, बस मिमी नहीं है मेरे पास। वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे उनकी बहुत याद आती है। सरना ये सब बोलते हुए इमोशनल हो चुकी थी, तो वहीं स्वरा जब ये सुनती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सरना इस वक्त स्वरा को नहीं देख रही थी, इसीलिए वो उसके आंसुओं को भी नहीं देख पाती। स्वरा दूसरी ओर देखते हुए अपने आंसुओं को पोंछती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सरना की आंखों से एकदम से आंसू बह जाते हैं। वो हल्का सा सिसकते हुए ना में सिर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं पता। सब कहते हैं कि मिमी मुझे छोड़कर चली गई, वो भगवान के पास है। सरना बोलते हुए अब रोने लगी थी। उसे सच में इस वक्त स्वरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वहीं सरना की हालत देखकर स्वरा तड़प उठती है। सरना को रोता हुआ देखकर अब स्वरा भी रोने लगी थी। उसके मुंह से सिसकी भी निकलने को होती है, पर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि सरना उसकी आवाज़ ना सुन पाए, वो जान ना पाए कि वो खुद भी रो रही है। अगर उसकी आवाज़ सरना ने सुनी तो उसे पता चल जाएगा कि उसके सामने बैठी उसकी माँ है। सरना इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि वो स्वरा से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो अपने मास्क को हटाकर सरना को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ आती है, अरना। आवाज़ को सुनते ही स्वरा जल्दी से अपने मास्क को लगा लेती है। ये आवाज़ प्रणय की थी। प्रणय उसे ढूंढते हुए उधर ही आ रही थी। उसकी नज़र अब सरना पर पड़ जाती है तो इस वक्त रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर प्रणय जल्दी से उसकी ओर आती है और परेशान होकर कहती है, अन्ना तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? सरना जल्दी से उठकर प्रणय के गले लग जाती है। उससे अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वहीं प्रणय की नज़र अब स्वरा पर जाती है तो इस वक्त प्रणय को ही देख रही थी। स्वरा प्रणय को देखकर अपनी जगह से उठ जाती है। प्रणय स्वरा को देखकर कहती है,
आप कौन है और अरना ऐसे रो क्यों रही है? क्या आपने कुछ किया? स्वरा कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही स्वर्णा बोलती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे मिमी की याद आ रही है। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगती है। प्रज्ञा को समझ आ चुका था कि शायद उसने स्वरा की बात की होगी, इसीलिए उसे स्वरा की याद आ गई। प्रज्ञा एक नज़र स्वरा को देखकर स्वर्णा को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। स्वरा बस वहाँ खड़ी उन दोनों को जाते हुए देखती रह जाती है। स्वरा काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वो जा ही रही थी तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम अपनों से भाग क्यों रही हो स्वरा? ये आवाज़ सुनकर स्वरा अपने कदम रोक लेती है। उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। कुछ पल बाद वो समझ जाती है कि ये आवाज़ किसकी है। स्वरा अपने कपड़ों को मुट्ठी में कस लेती है ताकि वो खुद को हिम्मत दे सके। पीछे अनुराग खड़ा था। उसने स्वरा को मास्क हटाते हुए देख लिया था। स्वरा उसी तरह वहीं खड़ी रहती है। तभी अनुराग उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, आखिर किस बात की नाराज़गी है जो तुम अपनी बेटी तक को रोते हुए देखकर छोड़कर जा रही हो? क्या तुम्हें उसके दर्द से तकलीफ नहीं हो रही? स्वरा अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। ऐसा करते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। अनुराग स्वरा के आगे खड़ा होता उससे पहले ही स्वरा अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अनुराग स्वरा के सामने खड़े हो जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। अभी स्वरा ने मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। अनुराग अपना हाथ बढ़ाकर स्वरा के मास्क को निकालकर फेंक देता है और फिर थोड़ी तेज आवाज़ में कहता है, क्या तुम में इतनी सी भी अपनों के लिए प्यार और ममता नहीं बची जो तुम इस तरह से छोड़कर जा रही हो? स्वरा, तुम रोहान और स्वर्णा दोनों को ही रुला रही हो। तुम्हें नहीं पता रोहान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उससे भाग रही हो? क्यों स्वरा, क्यों? स्वरा अनुराग को हमेशा से बहुत ज़्यादा माना करती थी और उसे अपना भाई ही मानती थी। इस वजह से उसे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। स्वरा अपने सिर को उठाकर अनुराग को देखते हुए थोड़े गुस्से से कहती है, क्योंकि रोहान ने मुझे धोखा दिया है। उसे मेरी फिक्र नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर करता तो ना वो मुझे छोड़ कर जाता और ना ही मेरे होने वाले बच्चे को छोड़ कर जाता। उसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अनुराग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि स्वरा प्रेग्नेंट थी। स्वरा ये सब बोलते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में नमी छा जाती है। वो बीती बातों को याद करते हुए कहती है, मैं उस वक्त उस आग में फंसी हुई थी और बस रोहान को बुलाए जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई आए या ना आए वो मुझे बचाने ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चला गया। उसने सिर्फ अपनी जान की सोची। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा और ना ही मेरे बच्चे के बारे में। बोलते हुए स्वरा के आंसू गिर पड़ते हैं और साथ ही उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो उस पल को याद कर रही थी जिस वक्त उसे आग की लपटों ने पूरी तरह से घेर लिया था, जिस वजह से स्वरा पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। उन आग की लपटों से तो वो बच गई, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच सका। स्वरा की हालत इस कदर थी कि जैसे पल भर में उसकी मौत हो जाए। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि स्वरा और उसके बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, जिसमें मयंक ने स्वरा को चुना। और उस वक्त मयंक ने स्वरा को खुद की वाइफ कहकर इलाज करवाया। स्वरा को बचाना है या बच्चे को बचाना है, ये फैसला सिर्फ उसके परिवार का होता है या फिर उसके पति का होता है। और मयंक ना तो स्वरा का कोई परिवार था और ना ही उसका पति था, पर उसे स्वरा को बचाने के लिए स्वरा को खुद की वाइफ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। स्वरा को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसके सामने रोहान की जगह मयंक था, जिसने उसके हाथ को थामा हुआ था। स्वरा और मयंक पहले कभी बात नहीं किया करते थे। मयंक हमेशा ही ध्रुव के लिए वहां आता था, लेकिन स्वरा और उनका कोई बात नहीं हुआ करती थी। एक दो बार उनकी बात हुई थी, पर इतनी डीपली नहीं, जिस वजह से वो दोनों अनजान ही थे। स्वरा जब रोहान को छोड़कर मयंक को अपने साथ देखती है तो उसका दिल टुकड़ों में जैसे बढ़ जाता है। वो उस वक्त भी रोहान को खोजती रहती है, पर उसे रोहान नहीं मिलता और उसके बाद ही उसे पता चलता है कि उसकी कोख का बच्चा मर चुका है। स्वरा उस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो जैसे पागल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मयंक ने उसका साथ दिया, उसे नॉर्मल किया। उसने उसे मेंटली फिजिकली हर तरह से सपोर्ट किया। तब जाकर स्वरा ठीक हुई थी। और जब वो ठीक हुई तो उसके दिमाग में बस एक ही बात याद थी कि रोहान उसे छोड़कर चला गया। स्वरा की ऐसी बातें जब अनुराग सुनता है तो वो एकदम से गुस्से से उसे सुनाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है स्वरा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि रोहान तुम्हें धोखा देगा? अरे वो तो तुमसे इतना प्यार करता है कि खुद की जान दे सकता है। स्वरा कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहती है, ये बस बातें करने की है। आप तो उनके भाई हैं ना, तो आप तो उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। आपको क्या पता मैंने इतने साल कैसे गुजारे। यहाँ तक रोहान ने तो मुझे खोजना तक ज़रूरी नहीं समझा। उसने तो सीधा मान लिया कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा के लिए इंतज़ार करती रही। हर वक्त मैं सोचती थी कि वो अभी आएगा, लेकिन हर पल मेरा इंतज़ार अधूरा ही रह जाता। मेरा सोचना सब गलत ठहर जाता। अनुराग फिर से स्वरा को समझाते हुए कहता है, स्वरा तुम समझ नहीं रही हो। रोहान की हालत तुम जैसे देख रही हो वो ऐसा नहीं था। उसने जो अपनी हालत कर रखी थी, अगर तुम उस वक्त देखती ना तो तुम्हें समझ आता।
सौरा जल्दी से कहती है, मुझे अब कुछ नहीं समझना। उसने हर पल मुझे बस चोट पहुंचाई है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो जीने मरने की कस्में खाता है। एक साथ हम जिएंगे, हम मरेंगे, ऐसी कस्में खाई थी। तो फिर उस वक्त वो कस्में कहाँ चली गई? आखिर वो मुझे बचाने क्यों नहीं आया? वो खुद का बचाव करते हुए क्यों भाग गया? उसे पता था ना कि मैं अंदर थी। अनुराग अब कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है भाई। अनुराग जैसे ही आवाज़ सुनता है वो एक पल के लिए जम जाता है, क्योंकि पूरे 18 साल बाद वो इस आवाज़ को और इस शब्द को सुन रहा था। अनुराग झट से पलटकर पीछे देखता है। पीछे रोहान खड़ा था, जिसके एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस थे। रोहान उनकी ओर बढ़ते हुए आता है। उसे देखकर सौरा का दिल भी बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। वो बस उन पलों को याद करके जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है। रोहान दोनों के पास पहुंचकर सौरा को देखते हुए कहता है, इसकी आंखों में नफरत की पट्टी बन चुकी है। ये अब हमारी बात नहीं सुनेगी और ना ही समझेगी। जो प्यार बस एक गलत फहमी की वजह से नफरत में बदल जाए, उस प्यार को समझाया नहीं जा सकता। सौरा वैसी ही खड़ी रहती है। अनुराग रोहान की ऐसी बातें सुनकर उससे जल्दी से कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहान? तुम्हें इसे समझाना पड़ेगा। सरना हर पल अब भी सौरा का इंतजार करती है। क्या तुम उसके दर्द को कम करने के लिए इतना नहीं कर सकते? जो माँ अपनी बेटी को तड़पता हुआ देखकर अपना मुंह छुपा ले, ऐसी माँ की ज़रूरत किसी बच्चे को नहीं हो सकती। इसके लिए सरना से ज़्यादा मुझसे दूर होना ज़रूरी है। इसके लिए अपनी नफरत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रोहान ये सब बोलता जा रहा था और सौरा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सौरा पलटकर रोहान को देखती है। रोहान सौरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे तकलीफ़ देना चाहती हो, ये ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ मेरी बेटी को भी तकलीफ़ दे रही हो, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रोहान की बातों में एक वार्निंग थी जो सरा साफ समझ रही थी, लेकिन रोहान का सरना को मेरी बेटी कहना सरा को बहुत ज़्यादा चुभ जाता है। वो एकदम से कहती है, तुम्हारी बेटी? वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्मा है, अपने तन का दूध पिलाया है। सरा की बात सुनकर रोहान के एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो क्या, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुमने उसे कैसे जन्मा है? हाँ मुझे पता है तुमने जन्मा है, लेकिन किसकी वजह से जन्मा है? सौरा अब एकदम से चुप हो जाती है। रोहान मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पर एक गुस्सा छुपा था। रोहान आगे कहता है, पहले तो तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा तुम अपना नाम बदल लोगी और मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? मैंने तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया जब तुम झूले पर बैठी थी। अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो यहाँ आसपास भी मत रहो, मेरी बेटी से दूर रहो। रोहान जैसे ही ये कहता है, सौरा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो रोते हुए चिल्लाती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं? रोहान वो हम दोनों की बेटी है, तुम उसे बार बार खुद का नहीं कह सकते। अनुराग को अब लगता है कि बात सुलझ रही है, तो वो वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि दोनों अपनी गलतफहमी को दूर करें। वहीं सौरा अब रोते हुए रोहान से कहती है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही हो जिसने मुझे याद किया? मैं भी तुम्हें हर दिन याद किया करती थी। मैं तुमसे नफरत करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे नफरत करने की, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाई। तुम्हें जब मैंने उस मेले में देखा तो मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाई। मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। हर रात मैं सोचती हूँ कि हमारे बारे में ना सोचूं, लेकिन ये दिल। सौरा ये रोते हुए कह रही थी, तभी अचानक रोहान उसके बालों को धीरे से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और सीधा उसके होंठों पर अपने होंठ रख लेता है। सौरा की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। रोहान के होंठ कुछ सेकंड तो चुप ही रहते हैं, फिर जब वो सौरा को धीरे धीरे किस करने लगता है, सौरा कसकर रोहान के कंधे को पकड़ लेती है। उसके आंसू अब तक बह रहे थे। सौरा चुप थी, पर उसे रोहान का ऐसे किस करना बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था। दोनों की धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। रोहान बहुत ही शिद्दत से सौरा के होंठों के रस को पी रहा था। इतने सालों की तड़प आज दूर हुई थी। अब धीरे धीरे सौरा भी रोहान का साथ देने लगी थी। दोनों के होंठ एक दूसरे में बस उलझे हुए थे। दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे कितने साल के प्यासे हों। दोनों को ही प्यास थी, एक दूसरे के होंठों के रस की प्यास, जो आज दोनों बुझाने की कोशिश कर रहे थे। प्यास बुझते ना बुझ रही थी, उससे ज़्यादा तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी सांसें अब उनका साथ नहीं दे पा रही थी। रोहान सौरा के होंठों को छोड़कर उसके सिर से अपना सिर जोड़ लेता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। सौरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रोहान की सांसें सौरा के चेहरे पर टकरा रही थी। कुछ देर बाद उनकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। रोहान अब तक सौरा के सिर से अपना सिर जोड़े ही रखता है। वो उसकी आंखों में देखने लगता है। सौरा भी इस वक्त रोहान की आंखों में ही देख रही थी। रोहान सौरा की आंखों में देखते हुए कहता है, सोना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। रोहान की ऐसी बातें सुनकर सौरा को फिर से वही सब याद आने लगता है कि इस तरह से वो आग की लपटों से लड़ रही थी, लेकिन वो इस तरह से झुलस गई कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, उसे रेहान से दूरी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। सौरा रोहान से इतना प्यार करती थी कि वो उसकी हर गलती को माफ़ कर दे, पर फिर भी वो उसे सज़ा देना चाहती थी। रोहान सौरा के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहता है,
तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ? हमारा बच्चा मेरी वजह से नहीं रहा, तो तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ सोना। रोहान जैसे ही ये बोलता है स्वरा रोहान के गले लग जाती है और गले लगकर रोने लगती है। स्वरा के दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द था जो 18 साल से दबाया हुआ था, वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। वो उसने बस अपने अंदर ही दबाए रखा था, जो आज रोहान के सामने बाहर आ रहा था। ये सारे दर्द जो होते हैं वो सिर्फ अपनों के सामने ही बाहर आते हैं, और पूरे 18 सालों में उसका अपना उस वक्त कोई नहीं था। ये दर्द खासकर ऐसे इंसान के सामने बाहर आते हैं जो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करे। दोनों ही तो एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते थे। स्वरा के गले लगाने से अब रोहान भी स्वरा की पीठ पर हाथ रख लेता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है, क्योंकि वो अब भी तो बहुत दर्द में था। वहीं दूसरी तरफ सौरभ टेरेस पर अभी अभी आया था। वो सामने देखता है तो सामने शौर्य खड़ा था, जो खुले आसमान को देख रहा था। सौरभ आगे बढ़कर शौर्य के सामने खड़ा हो जाता है और खुद भी खुले आसमान को देखते हुए कहता है, भागने की प्लानिंग हो रही थी। आवाज़ सुनकर शौर्य सौरभ को देखता है, सौरभ भी शौर्य को देखता है, फिर कहता है, कल रात ही भागने वाले थे ना? भागने का रास्ता नहीं मिला। शौर्य ये सुनकर कल रात की बात को सोचने लगता है। जब वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था तो आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स इस तरह तैनात थे कि वो भाग नहीं पाया। सौरभ शौर्य को देखते हुए कहता है, क्यों कर रहे हो तुम इस प्रहा के साथ ऐसा? वो बच्ची तुमसे प्यार करती है, तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। शौर्य फिर से आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मुझ जैसे इंसान से वो प्यार ना ही करे तो ही अच्छा। हमेशा उसे खुद से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ रहकर उसे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। सौरभ तुरंत ही उससे कहता है, और तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हारे साथ रहकर उसे खुशी नहीं मिलेगी? शौर्य, तुम्हें ये नहीं दिखता कि वो तुम्हारे लिए दिन रात रो रही है? शौर्य भी तुरंत कहता है, अब वो दिन रात रो रही है, मेरे साथ रहेगी तो जिंदगी भर रोएगी। हाँ, तो तुमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर तुम इससे शादी करूंगा तो वो जिंदगी भर रोएगी? तुमने क्या उसे शादी इसलिए की थी कि तुम उसे जिंदगी भर रुला सको? जब तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे साथ रहने से उसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा, तो तुमने क्यों की उससे शादी? हम तो कहते थे ना कि तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम क्या उसे रोते हुए देखना चाहते थे? जब वो तुमसे प्यार नहीं करती थी तब तुमने उसे अपने पास रखा हुआ था। वो तुमसे दूर जाना चाहती थी तो उस वक्त तुमने उसे दूर नहीं जाने दिया। और जब अब वो तुम्हारे पास आना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुमसे प्यार करने लगी है, तो अब तुम उससे दूर जा रहे हो, उसे खुद से दूर कर रहे हो। शौर्य, तुम उसे पहले भी दर्द दे रहे थे और अब भी दे रहे हो। पहले अपने साथ ज़बरदस्ती रख कर और अब उसे खुद से दूर करके तकलीफ देते रहे। क्या यही है तुम्हारा प्यार? उसे तकलीफ में देखना, उसके आंसुओं को हर वक्त बहने देना? सौरभ की हर एक बात को सुनकर शौर्य कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो तो अब वहाँ से कदम बढ़ाकर चुपचाप जाने लगता है। सौरभ शौर्य को बुलाता है, शौर्य, लेकिन शौर्य कुछ भी नहीं सुनता। वो सीधे वहाँ से चला जाता है। शौर्य अब कमरे में जाता है तो उसे बेड पर बैठी हुई स्पृहा दिखती है, जो कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ पहले रो रही थी और उसके आंसू गालों पर सूख चुके थे। शौर्य से नजरें हटाकर सोफे पर जाकर बैठता है और उसे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पल तक तो वो वैसे ही आंखें बंद करके रखता है, फिर उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। शौर्य आंखें खोलकर देखता है तो स्पृहा उसके करीब ही बैठी थी। घर में सभी लोगों को नहीं पता था कि शौर्य और स्पृहा के बीच कुछ भी सही नहीं है, इसीलिए सभी ने दोनों को एक कमरा दिया हुआ था और वो दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। स्पृहा को अपने करीब देखकर शौर्य कहता है, मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? अगर तुम्हारे कॉलेज की किसी भी फ्रेंड को पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड 7 साल बड़ा है, वो सब तुम्हें कितना चिढ़ाएंगी? स्पृहा शौर्य को जवाब देती है, मुझे ना आपकी उम्र जाननी है और ना ही आपकी गलती जाननी है, मुझे बस आपके दिल को जानना है। शौर्य फिर से कहता है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। आखिर क्या कमी है तुम में? जिस उम्र की तुम हो उस उम्र का कोई लड़का तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो मैं तुम्हें खोज कर दूंगा ना, तो मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से लड़के से करवा दूंगा जो तुम्हें हर पल खुशी दे। इस तरह मुंह फुलाकर कहती है, आप कैसे पति हैं? अपनी ही पत्नी की दूसरी शादी करवाने पर तुले हैं। हमने कहा ना कि हमें सिर्फ आप ही चाहिए। आपको समझ क्यों नहीं आता? हमें आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं है। उम्र का क्या है, जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र मेरी भी कभी हो जाएगी। शौर्य इस तरह से नजरें हटाकर थोड़ी सख्ती में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाय द वे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हें ये इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही? ये कहते हुए शौर्य स्पृहा को देखने लगता है। स्पृहा जल्दी से सवाल करती है, आखिर आप क्यों नहीं रहना चाहते, ये भी बता दीजिए। शौर्य कुछ पल रुक कर कहता है, क्योंकि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पहले मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ आ रहा है। शौर्य के ये बोलने पर स्पृहा पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि शौर्य बहाना बना रहा है, वो बस किसी भी हालत में दूर करना चाहता है, तो वो भी उसी तरह जवाब देती है, आपको कैसे पता कि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी? आज तक तो आपने कभी मुझे छुआ ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला?
शौर्य भी इस प्रहा के जवाब से एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर तुरंत कहता है, तुम्हारे शरीर को ही देखकर पता चल रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो। कुछ ही पलों में थक जाती है और मुझे कुछ पल में थकने वाले नहीं चाहिए। मेरी जितनी स्टेमिना है तुम उसे कभी भी नहीं सह पाओगी। शौर्य जिस तरह बहाने कर रहा था उसी तरह से इस प्रहा भी उसका डटकर सामना कर रही थी। इस प्रहा शौर्य के और करीब जाती है और कहती है, ठीक है, फिर चलिए आज ट्राई करके देख लेते हैं कि आप में कितना स्टेमिना है और मुझ में कितना सहने की शक्ति। इतना कहते हुए वो शौर्य की शर्ट के बटन को खोलने लगती है। शौर्य जैसे ही ये देखता है तो वो स्प्रहा को धक्का दे देता है। स्प्रहा थोड़ी दूर हो जाती है। शौर्य एकदम से उस पर बहुत तेजी से चिल्लाता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये कैसी हरकतें कर रही हो। शौर्य के ऐसे चिल्लाने पर स्प्रहा करती है, अब आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने ही तो कहा कि आपकी स्टेमिना ज़्यादा है, तो चलिए ना चेक कर लेते हैं। इतना बोलते ही स्प्रहा उठकर खड़ी होती है और शौर्य के करीब चली जाती है। शौर्य कुछ नहीं बोलता तो स्प्रहा उसके और करीब जाकर उसके गले में बाजू लपेट लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपको पता है आपकी उम्र भले ही ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप बहुत हॉट हैं। शौर्य स्प्रहा को देखता है, फिर एकदम से उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे स्प्रहा उसके पूरी तरह से सट जाती है। स्प्रहा खुद को शौर्य के इतने करीब महसूस करके मुस्कुराने लगती है। शौर्य स्प्रहा के चेहरे से हाथ फेरते हुए उसके बालों को एकदम से पकड़ लेता है। स्प्रहा के मुंह से आह निकल जाती है। स्प्रहा अपने बालों को पकड़े शौर्य के हाथ को पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। शौर्य स्प्रहा के बहुत करीब झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, शेर जब शांत रहे ना तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। मेरे अंदर अब भी वही आग है जिस आग में मैं तुम्हें जिस्म को पल भर में जला सकता हूँ। स्प्रहा शौर्य का ऐसा रूप देखकर थोड़ी कांप सी जाती है। शौर्य स्प्रहा के बालों को छोड़कर उसकी चिन को पकड़ लेता है और इधर उधर करते हुए कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो, मैं अच्छा नहीं हूँ, समझी तुम। इतना कहते ही शौर्य स्प्रहा की चिन को छोड़ देता है। स्प्रहा अपनी चिन को पकड़कर थोड़ा सहलाती है क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। शौर्य जब ये देखता है तो वो अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी चिन को सहलाता है। वो स्प्रहा की चिन को सहलाते हुए कहता है, मुझे चोट पहुंचाने पर मजबूर मत किया करो। थोड़ी देर तक वो उसकी चिन को सहलाता है, फिर धीरे से कहता है, अब दर्द हो रहा है। स्प्रहा धीरे से नाम में सिर हिलाती है। शौर्य अब अपने हाथ को पीछे करके कहता है, नाजुक सी हो तुम, बिल्कुल बच्ची की तरह। एक बार आदत लगा ली ना तो कभी मेरी कैसे बाहर नहीं निकल पाओगी। स्प्रहा बिल्कुल चुप रहती है। शौर्य भी अब कुछ नहीं बोलता, वो उसे देखता है। कुछ पल देखने के बाद वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। स्प्रहा उसे बाहर जाते हुए देखती रहती है। उसे आज कुछ हद तक पुराने वाला शौर्य दिखता है। शौर्य बस अपने पछतावे के कारण ऐसी चुप्पी साधे हुए था, वरना वो आज भी वैसा ही था जैसे पहले था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि शौर्य स्प्रहा से प्यार नहीं करता या फिर उसके साथ रहना नहीं चाहता। उसने अभी जो उससे कहा था वो बात इस बात की वार्निंग दे रहा था कि अगर उसने अपने रिश्ते को बढ़ाना शुरू कर दिया तो कभी भूलकर भी उसे नहीं छोड़ेगा। स्प्रहा शौर्य की बातों के बारे में सोचते हुए वहीं बैठ जाती है। वहीं बाहर किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि स्वरा जिंदा है। स्वरा हमेशा से बच्ची ही थी और बहुत मुश्किल से खुद को संभाला करती थी। आज जब उसे रूहान मिला तो वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई। वो एकदम कमज़ोर पड़ गई। अपने प्यार को पाकर वो अपने पिछले दिनों की बातों को पूरी तरह से भूल जाती है। वैसे भी उसे समझ आ चुका था कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लिया। उसे इस हद तक ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसे पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए था। अनुराग ने बातों ही बातों में ये कह दिया था कि वो उन सब ने कैसे रूहान को खींचते हुए वहाँ से ले गए थे, जो स्वरा सुनकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगी। उसने ये सोच भी कैसे लिया कि रूहान उसे मरता हुआ छोड़कर जाएगा, जबकि वो रूहान को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। अनुराग, रूहान और स्वरा बाहर ही खड़े थे। स्वरा को देखकर सभी एक पल के लिए शॉक्ड हो गए, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि स्वरा जिंदा है। विशाखा स्वरा को देखकर जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके चेहरे को छूकर कहती है, स्वरा आप ठीक हैं? आप ठीक हैं तो कहाँ थी बच्चा? स्वरा विशाखा के हाथ पर अपने हाथ रख लेती है पर कुछ कह नहीं पाती। वो अपने परिवार से मिलने की खुशी में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। स्वरा से सबसे ज़्यादा प्यार मायावती किया करती थी, जो कि अब नहीं रही। विशाखा भी मायावती की तरह ही स्वरा को प्यार देती थी, लेकिन स्वरा को सबसे ज़्यादा लगाव सिर्फ मायावती से हुआ था। स्वरा का स्वागत करने के लिए विशाखा ही उसकी आरती करती हैं। वहीं रोने की आवाज़ से प्रज्ञा स्वर्णा को सुला चुकी थी और वो खुद हॉल में आई थी, लेकिन वो जैसे ही स्वरा को देखती है तो कुछ पल पहले स्वर्णा के रोते हुए चेहरे को याद करने लगती है। फाइनली अब स्वर्णा अपने दर्दों से आज़ाद थी। वो जिस तरह स्वरा को याद करती थी वो अब और नहीं करेगी। उसकी खुशियाँ लौट आई थीं। ये सोचते ही प्रज्ञा बहुत ज़्यादा खुश थी। स्वरा को अंदर बुलाया जाता है। स्वरा अंदर आती है। अनुराग स्वरा से कहता है, स्वरा अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने इतने प्यारे से लंबे बालों को कटवा क्यों दिया? स्वरा अपने बालों को धीरे से छूती है और फिर कहती है, वो मैंने ऐसे ही काट दिए। लंबे बाल मुझे रूहान की याद दिलाते थे। रूहान जैसे ही ये सुनता है तो स्वरा को देखने लगता है। रूहान को स्वरा के लंबे बाल बहुत पसंद थे। उसे पता था कि स्वरा उसे भूलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया होगा।
लेकिन घर में किसी को पता नहीं था, इसीलिए सभी कंफ्यूज थे। श्रेष्ठा पूरी तरह से कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें रूहान की याद दिलाते थे। श्रेष्ठा के ऐसे सवाल से स्वरा का मुंह बंद हो जाता है। वो इस सब के बारे में अब कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। रूहान भी ये समझ पा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से कहता है, मुझे लगता है सोना को आराम करना चाहिए। रूहान के ये कहते ही सबसे स्वरा मिलती है। रूहान स्वरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। काव्या दोनों को जाते हुए देखकर कहती है, फाइनली अब रूहान का वो दर्द भरा चेहरा नहीं दिखेगा। सभी ये सुनकर काव्या की बातों में हामी भरते हैं। रूहान स्वरा को स्वर्णा के कमरे में ले जाता है। स्वर्णा इस वक्त सो रही थी। स्वरा जल्दी से स्वर्णा के पास जाती है और उसके बेड पर बैठकर उसके गालों को छूकर सहलाती है। स्वरा स्वर्णा को देखते हुए कहती है, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि हमारी बच्ची जिंदा है, वरना मैं इतने साल दूर नहीं रहती, मैं उसे किसी भी तरह खोज लेती। रूहान स्वरा के पास बैठता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। स्वरा अपना सिर घुमाकर रूहान को देखने लगती है। रूहान स्वरा के गाल पर किस करके कहता है, आई लव यू सोना। स्वरा रूहान को एकदम से गले लगाकर कहती है, आई रियली मिस्ड यू मिस्टर हैंडसम। एक हफ्ते बाद आदित्य और अव्यान इस वक्त स्टडी रूम में बैठे हुए थे और कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रज्ञा कमरे में आती है और उन दोनों को कॉफ़ी देती है। आदित्य तो कॉफ़ी ले लेता है, लेकिन अव्यान कॉफ़ी के मग को नहीं पकड़ता। प्रज्ञा ये देखकर उदास सी अव्यान को देखने लगती है। अव्यान ने जिस तरह प्रज्ञा को सिद्धार्थ के साथ देखा था, तो उस वजह से उससे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी थी। प्रज्ञा ने उसे ये भी बता दिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली है, सिद्धार्थ के साथ शूटिंग करने वाली है। ये सब सुनकर अव्यान बुरी तरह रिएक्ट कर गया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और अब दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन अब प्रज्ञा को अव्यान से बात करने का मन हो रहा था। वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब अव्यान कॉफ़ी नहीं लेता तो प्रज्ञा टेबल पर उसे रख देती है और कुछ देर तक अव्यान को देखकर वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा के जाने के बाद आदित्य कॉफ़ी पीते हुए कहता है, फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का। अव्यान कॉफ़ी का मग उठाकर कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है पापा। आदित्य अब अव्यान को देखता है और फिर कहता है, ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए एक हफ्ते से दूरी बनाकर रखे हुए हो। देखो अयान, झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, पर इतनी लंबी दूरी बनाना ये सही नहीं है। और तुम्हें याद तो है ना कि उसे तुम्हें प्रपोज करना है। अगर तुम इस तरह नाराज़ रहोगे तो तुम्हारा सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। अव्यान कॉफ़ी पीकर टेबल पर रखते हुए कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे ही माफ़ कर दूँ? हर वक्त वो मुझसे कुछ ना कुछ छिपाती रहती है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। वो फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है और उसने मुझे बताया तक नहीं। आदित्य हल्का मुस्कुराता है, फिर कहता है, तो तुम्हें उसके फिल्म इंडस्ट्री में जाने से प्रॉब्लम है या फिर? अव्यान जल्दी से कहता है, मुझे उसके करियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात से है कि वो किसी और के करीब जाएगी। ये उसने मुझे बताया ही नहीं। इसके बारे में उसे सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए था, पर नहीं, वो तो मुझसे कुछ समझती ही नहीं है। आदित्य अव्यान की बोली में साफ समझ पा रहा था कि अव्यान को हद से ज़्यादा जेलसी हो रही है। वो जेलस है, पर फिर भी वो प्रज्ञा को उसके करियर को रोकने वाला नहीं था। पर वो चाहता था कि प्रज्ञा सबसे पहले उससे ये सब पूछती, उसके बाद ही वो जो फैसला लेता तब वो इस पर कदम रखती। आदित्य कॉफ़ी मग को टेबल पर रखते हुए कहता है, चाहे वो जिसके भी करीब जाए, वो रहेगी तो तुम्हारी ही, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। बाय द वे, तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, क्योंकि वाइफ ही जब किसी के साथ रहती थी तो मुझे भी इसी तरह से जेलसी होती थी और मैं भी जेलसी की वजह से गुस्से में उसे चोट पहुंचा देता था। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना? आदित्य की बात सुनकर अव्यान उस दिन को सोचने लगता है, क्योंकि वो जेलसी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो प्रज्ञा को सिद्धार्थ के साथ देखकर हद से ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इस गुस्से में उसने प्रज्ञा को चोट भी पहुंचा दी थी। अव्यान ये सब सोचते हुए आदित्य से कहता है, आई थिंक आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए पापा। आदित्य थोड़ा कंफ्यूज होकर अव्यान को देखता है, तो अव्यान आदित्य से कहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करते तो मुझ में भी इतना गुस्सा नहीं आता और मैं उसे इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाता, बट स्टिल मैंने उसे चोट पहुंचा दी। आदित्य अपनी भौहें चढ़ाते हुए अव्यान से कहता है, आर यू ब्लेमिंग मी? अव्यान जवाब देता है, आई थिंक आप समझदार हैं और समझदार को बस इशारा काफ़ी है। ये सुनते ही अव्यान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। आदित्य सोफे पर लीन होकर कहता है, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ से सॉरी बोलूं कि मेरी वजह से तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया और तुमने उसे हर्ट कर दिया? अव्यान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे उसे मनाना ही है और अगर बिना मेहनत किए वो मान जाती है तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अब आदित्य अव्यान को आंखें छोटी करके घूरने लगता है। शिमला। अर्जुन, अप्रीता और प्रीत इस वक्त शिमला में मौजूद थे। सभी अपने वक्त को बहुत अच्छे से जी रहे थे। अर्जुन और अप्रीता हमेशा ही बहुत करीब रहने लगे थे। उनके बीच की बॉन्डिंग हमेशा की तरह ही निखरने लगी थी। इस एक हफ्ते में अर्जुन ने एक बार भी अपने घर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। प्रीत हमेशा ही बात करने की कोशिश करती, क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन आव्या से या उसके पूरे परिवार से नाराज़ है। शिमला की वादियों को देखते हुए इस वक्त अर्जुन और अप्रीता एक बेंच पर बैठे हुए थे।
वहीं प्रीत इस वक्त काव्या से बात कर रही थी। प्रीत घर वालों से हमेशा ही बात करती थी। सभी हमेशा ही कॉल करके यहाँ के बारे में पूछा करते थे कि अप्रीता कैसी है। अर्जुन और अप्रीता इस वक्त अकेले ही साथ में बैठे थे। अप्रीता अर्जुन के सीने से लगे हुए कहीं गुम थी। अर्जुन अप्रीता के सिर को सहलाते हुए कहता है, मेरी प्रिंसेस, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अप्रीता अर्जुन को देखते हुए कहती है, हाँ डैडा पूछिए। अर्जुन बहुत ही प्यार से अप्रीता के माथे को सहलाते हुए उसके माथे को चूमता है और फिर पूछता है, आप आव्या से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अप्रीता जैसे ही अर्जुन के मुंह से आव्या का नाम सुनती है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है। अप्रीता मन ही मन कहती है, आपने यहाँ भी मेरे डैडा का पीछा नहीं छोड़ा ना आव्या दी। अप्रीता जब जवाब नहीं देती तो अर्जुन फिर से उससे कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारा परिवार सिर्फ उसी पर ज़्यादा ध्यान देता है? अप्रीता जवाब देते हुए कहती है, बचपन से ही तो मैं देखती आ रही हूँ, आव्या दी से सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और हमें उनके जैसा प्यार कभी नहीं मिला। सब परिवार सिर्फ आव्या दी को ही प्यार करते हैं, हमें नहीं करते। क्यों डैडा, हम में ऐसी क्या बुराई है? यह कोई कमी है? अर्जुन अप्रीता की बातों को सुनकर समझ चुका था कि अप्रीता के दिमाग में किसी ने बुरी तरह से जहर खोल दिया है। वो ये कर सकता है। अप्रीता पहले ठीक थी, लेकिन जब से वो आव्या से मिली है तब से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अर्जुन अब कुछ नहीं कहता। वो बस अप्रीता को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर को थपथपाते हुए कहता है, आई लव यू बच्चा। गोवा। आव्या रुद्र के फार्म हाउस पर कार से उतरती है और सीधे फार्म हाउस की ओर बढ़ जाती है। फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ था तो आव्या सीधे हॉल में जा पहुंचती है। हॉल में इस वक्त नैना अंतरा को पढ़ा रही थी। अंतरा का एडमिशन रुद्र ने इधर ही करवा दिया था, इस वजह से उसे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। पर कुछ वक्त के लिए अब वो हॉलीडे पर है तो नैना उसे पढ़ा रही थी। आव्या ये देखकर उनकी ओर बढ़ती है और कहती है, पढ़ाई लिखाई चल रही है? आव्या की आवाज़ सुनकर नैना और अंतरा दोनों ही मुड़कर उसे देखते हैं। आव्या को देखते ही नैना के होठों पर मुस्कान आ जाती है तो वहीं अंतरा की आंखों में एक अलग ही तरह के एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। नैना आव्या को जवाब देते हुए कहती है, हाँ लेकिन तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस पर आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, होना तो हॉस्पिटल में चाहिए, लेकिन शादी पास आ रही है ना, तो मन नहीं कर रहा। इतना कहते ही आव्या अंतरा के बगल में जाकर बैठ जाती है। आव्या अब अंतरा को देखते हुए कहती है, कैसी हो अंतरा? आव्या अंतरा से बस एक ही बार मिली थी। अंतरा आव्या की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए किसी का जवाब नहीं देगी। आव्या उसे देखती है और ये सोचकर फिर कुछ नहीं कहती कि उसे डिस्टर्ब ना हो। नैना अब आव्या को देखकर कहती है, घर में सब ठीक है ना? और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आव्या सोफे के तकिए को अपने आगे रखकर कहती है, हाँ सब ठीक है और शादी की तैयारी भी चल रही है, लेकिन शादी जैसे जैसे आगे पहुंच रही है मुझे नर्वसनेस हो रही है। आंटी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं घर को छोड़कर कैसे रहूंगी। नैना यह सुनकर खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की थी और उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि शादी के बाद लड़की किस तरह की फीलिंग से गुजरती है। वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में कैसे रह पाती है, खुद को कैसे एडजस्ट कर पाती है। नैना हल्का मुस्कुराती है और कहती है, आई एम सॉरी आव्या, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है। आव्या को भी जब याद आता है कि नैना की शादी नहीं हुई तो वो उसे अपने ही सवाल पर पछतावा होता है। वो जल्दी से अपने टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है, वैसे रुद्र घर पर ही है ना? रुद्र की बात जैसे ही आव्या करती है तो अंतरा के कान खड़े हो जाते हैं। वो रुद्र और आव्या को मिलते हुए नहीं देख सकती थी। नैना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ वो तो घर पर ही है, आज सुबह ही न्यूयॉर्क से वापस लौटा है। आव्या ये सुनकर अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। इतना बोलते ही आव्या रुद्र के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंतरा आव्या को जाते हुए बुरी तरह से घूर कर देखने लगती है। नैना अंतरा को देखकर कहती है, अंतरा जल्दी कंप्लीट करो, इसके बाद तुम्हें सोना भी है। अंतरा आव्या से नजरें हटाए नैना को देखती है, फिर अपनी कॉपी पे पेन चलाते हुए लिखने लगती है। वहीं आव्या रुद्र के कमरे का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखती है तो वो झट से पलटकर थोड़ा ज़ोर से कहती है, यू छी। रुद्र तुम अपने कमरे को लॉक करके ये सब नहीं कर सकते। रुद्र ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था, वो सिर्फ अंडरवियर में खड़ा था और फ़ोन में मेल चेक कर रहा था। बेड पर पैंट और टॉवल रखा था। आव्या के आने से वो इसे देखता है, पर उसके चेहरे पर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं आते जैसे वो अनकंफर्टेबल हो या एम्बेरस्ड हो। वो नॉर्मल था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। रुद्र अपने फ़ोन को बंद करके बेड पर फेंकता है और टॉवल उठाकर अपनी कमर पर लपेटते हुए कहता है, पूरा नेक्ड नहीं हूँ मैं, और अगर तुम मुझे ऐसे नेक्ड देखकर देख भी लो तो कुछ गलत नहीं है, बाद में तो तुम्हें ये सब देखना ही है। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर धीरे से कहती है, छी कितना गंदा है ये। रुद्र अब आव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वैसे ही खड़ी रहो तो अभी नेक्ड हो जाऊंगा। आव्या तुरंत रुद्र की ओर पलटती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। रुद्र इस वक्त शर्टलेस था और बस कमर पर टॉवल बंधा था। उसका शरीर हल्का भीगा था, उससे पता चल सकता था कि वो कुछ देर पहले ही वॉशरूम से शावर लेकर निकला है। रुद्र आव्या को गौर से देखता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर आव्या की आंखों के नीचे छूते हुए कहता है, ये डार्क सर्कल्स कहाँ से आ गए? रात भर सोती नहीं हो?
आव्या कहती है, हाँ 2 दिन नहीं सो पाई ठीक से, बस इसीलिए शायद। रुद्र डार्क सर्कल्स की जगह को सहलाते हुए कहता है, ना सोने की वजह। रुद्र के ये सवाल करते ही आव्या चुप हो जाती है। असल में वो अप्रीता के बारे में सोच रही थी जो वो रुद्र को बता नहीं सकती थी। आव्या सोचने के बाद रुद्र को जवाब देती है, शादी की टेंशन और ज़्यादा कुछ नहीं, हर लड़की को होती है, तो बस मुझे भी हो रही थी। इतना बोलते हुए आव्या रुद्र की शर्टलेस बदन को देखती है जिसकी बॉडी इतनी अच्छी थी कि कोई भी लड़की इस पर फिदा हो जाए। फिर ये तो आव्या थी जो रुद्र से प्यार करती है। बहुत मुश्किल से आव्या खुद को नॉर्मल करती है और रुद्र से नजरें हटा लेती है। रुद्र भी अब आव्या से दूर होकर बेड की तरफ जाता है और अपनी शर्ट उठाकर पहन लेता है। रुद्र अब वहीं पर पैंट पहनने लगता है। ये देखकर आव्या नजरें झुका लेती है। उसे अब उस कमरे से बाहर जाने का मन कर रहा था क्योंकि आव्या को इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। शर्म से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। रुद्र अपने बदन को पूरी तरह से ढकने के बाद बेड पर बैठ जाता है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल कम। आव्या खुद को रुद्र के सामने जाने के लिए प्रिपेयर करती है और उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? ऐसी कंडीशन में तुम डोर को ओपन करके रखते हो, अगर कोई आ गया तो? आव्या बोलते हुए रुद्र के पास बेड पर बैठ जाती है। रुद्र सीधा सा जवाब देता है, शर्माना लड़कियों का काम है। आव्या उसे बुरी तरह घूरते हुए कहती है, मैं आंटी और अंतरा की बात कर रही हूँ, वो अगर ऐसी कंडीशन में तुम्हारे कमरे में आ गई तो? आव्या की बातों को रुद्र गौर नहीं करता, वो बस आव्या को देखते रहता है। रुद्र एकदम से आव्या के होठों को छूता है तो आव्या उसे देखने लगती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, ये तुम्हारे होठ ऐसे सूजे हुए क्यों हैं? आव्या अपने होठों को टच करती है, फिर कहती है, ये तो किचन में मैं मोतीचूर के लड्डू खा रही थी, मैंने देखा नहीं उसमें चींटियां थी तो चींटियों ने काट लिया, बस फिर क्या था, मेरे होंठ बहुत ज़्यादा फूल गए थे और दर्द की वजह से मुझे रगड़ना पड़ा। रुद्र ये सुनकर अपनी बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, चींटी मर गई या जिंदा है? आव्या कंफ्यूज्ड हो जाती है। रुद्र बहुत धीरे से उसके होठों को फिर से सहलाते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है बेबी गर्ल, टेल मी, वो चींटी अब भी जिंदा है या मर गई? आव्या हंसते हुए कहती है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे तुम उसे ढूंढ कर मारने वाले हो? बाय द वे, मैं उसे नहीं मार पाई, वो नीचे गिर गई थी और दर्द में मुझे याद ही नहीं रहा। रुद्र ये सुनते ही धीर को कॉल करता है। रुद्र धीर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कुछ पल उसे समझाता है और आखिर में कहता है, वो चींटी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ढूंढ कर मारो उसे। आव्या का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है, ये वो क्या सुन रही है? रुद्र उस छोटी सी चींटी को मारेगा? आव्या ने जैसे ही रुद्र को बताया था, रुद्र ने भी धीर को वैसा ही बताया ताकि वो चींटी को ढूंढे और मार सके। रुद्र फोन रखता है तो आव्या बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? रुद्र, वो तुम्हारे इंसान वाले दुश्मन नहीं है जिन्हें तुम खोज कर मार दो, वो छोटी सी चींटी है, उसे ढूंढना नामुमकिन है और पहचानना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। तुम इतने पागल क्यों हो? रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए गाता है, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। गाते हुए वो एकदम से रुक कर कहता है, तुम्हें दर्द देने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। आव्या बस रुद्र की आंखों में एकटक देखने लगती है। रुद्र इस वक्त एक सनकी आशिक लग रहा था और साथ ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी। वहीं दूसरी तरफ धीर पूरे किचन में उस छोटी सी चींटी को ढूंढ रहा था। उसने किचन से सभी को बाहर निकाल दिया था। धीर हर कोने में झांकते हुए धीरे से कहता है, ये बॉस क्या पागल हैं? इतनी छोटी सी चींटी को कोई कैसे ढूंढ सकता है? अगर किसी चींटी को ढूंढ भी लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने ही मैम के लिप्स को काटा है? मुझे तो लगता है बॉस को अब मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। धीर मन ही मन रुद्र को बहुत ज़्यादा कोसने लगता है। रुद्र के लिए धीर के अंदर बस खुन्नस भरी हुई थी और वो रुद्र को कोसते हुए उस खुन्नस को बाहर निकाल रहा था। आव्या इस वक्त रुद्र के बेड पर लेटी हुई थी। वो लेटी हुई रुद्र के कमरे को बहुत ही गौर से देख रही थी। रुद्र के कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे था। आव्या कमरे को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, वैसे तुम्हें ब्लैक और ग्रे के अलावा कोई कलर पसंद नहीं है? तुम्हारा यहाँ सारा सामान इसी कलर में है। रुद्र इस वक्त बैठा हुआ फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। वो आव्या के सवाल का बिना देखे जवाब देता है, मुझे बस ब्लैक पसंद है और ये ग्रे तुम्हारे भाई को, दैट्स रीज़न मैंने अपने कमरे का थीम ब्लैक एंड ग्रे रखा। आव्या जब ये सुनती है कि रुद्र ने अव्यान की पसंद का कलर अपने कमरे को सजाने में लगाया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे ये भी याद आता है कि जब सब पटना में थे तो अव्यान का कमरा ग्रे थीम पर था। आव्या रुद्र और अव्यान की फ्रेंडशिप को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दोनों दोस्त होंगे। आव्या बेड से उठकर बैठती है और कहती है, लेकिन जब मैं आऊँगी ना तो तुम्हारे इस कमरे को पूरी तरह से रंगीन बना दूंगी। रुद्र इस बार कुछ नहीं कहता। आव्या चारों ओर घूमते हुए अब देखने लगती है कि वो किस जगह में क्या रखेगी। वो कबर्ड को खोलती है और उसमें अपनी जगह को देखती है, वो किस तरह से कितना स्पेस लेकर कपड़ों को रखेगी। आव्या रुद्र के थोड़े करीब आकर कहती है, कमरा तो बहुत अच्छा है। रुद्र आव्या को देखता है जो फिर एक बार कमरे पर नजर डाल रही थी। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है तो आव्या रुद्र के ऊपर झुक जाती है।
रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे बेबी गर्ल। आव्या थोड़ी हैरान हो जाती है और हैरान भरी आवाज़ में कहती है, यहाँ नहीं रहेंगे मतलब? यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रुद्र जवाब देता है, मेरे घर में। ये मेरा फार्म हाउस है और मैंने ये तब खरीदा था जब तुम मुझे पटना से छोड़कर यहाँ आई थी। मेरा खुद का घर पटना में है और हम वहीं रहेंगे। आव्या इस पल को याद करने लगती है जब वो रुद्र के इस शहर को छोड़कर गोवा आई थी। रुद्र ने उसे इस तरह डरा दिया था कि वो उस शहर में रह ही नहीं पा रही थी। आव्या उस वक्त की बातों को याद करके चुप हो जाती है और उस कमरे में हुई घटना भी अब उसे याद आने लगा था कि जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो उन नज़रों को भूल चुकी थी, लेकिन अब अनजाने में ही रुद्र उसे फिर से याद दिला दिया था। रुद्र आव्या के चुप चेहरे को देखता रहता है। आव्या कुछ देर बाद बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहती है, क्या तुम अभी भी उस कमरे में वो सब करते हो? आव्या के सवाल से रुद्र उसकी आंखों में देखने लगता है। आव्या की आंखों में इस वक्त डर साफ दिख रहा था। उस दिन का दर्दनाक नज़ारा उसकी आंखों से छिपा हुआ था। रुद्र ये देख सकता था। वो आव्या को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, वही मेरी सच्चाई है बेबी गर्ल। आव्या के दिमाग में अब रुद्र की वो हैवानियत शक्ल दिखती है। वो सब याद करके आव्या अब थोड़ी डरने लगी थी। उसका शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, लुक एट मी। आव्या इस वक्त रुद्र को नहीं देख रही थी और उसके बोलने पर भी वो उसे नहीं देखती, क्योंकि उसके सामने रुद्र का शैतान वाला चेहरा था। रुद्र उसकी चिन को पकड़कर अपनी ओर करता है। आव्या अब रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं वो सब कुछ अब भी करता हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सामने वो सब कुछ नहीं करूँगा। आव्या अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करती है और धीरे से कहती है, आई ट्रस्ट यू। रुद्र आव्या की बंद पलकों को चूम लेता है। आव्या कसकर रुद्र के कंधे को पकड़ लेती है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़ता है और उसके टॉप के अंदर हाथ ले जाकर उसे सहलाने लगता है। आव्या का पूरा बदन सिहर उठता है। आव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र के हाथ अब पीठ से होते हुए ऊपर पहुंच चुके थे। रुद्र अब आव्या के इनर वियर को खोलता है। आव्या रुद्र को कसकर पकड़ते हुए लंबी सांस लेते हुए कहती है, रुद्र। रुद्र के हाथ अब आव्या के अंगों को छूने लगे थे। आव्या की धड़कनें अब बहुत तेज रफ्तार में धड़क उठती हैं। रुद्र के हाथ अब आगे आ चुके थे और वो आव्या को छू रहा था, उसे सहला रहा था। रुद्र की आंखें इस वक्त बंद थीं और वो आव्या को छूते हुए खुद का कंट्रोल खो रहा था। आव्या की अब सिसकी निकल रही थी। आव्या बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और रुद्र का एकदम से हाथ पकड़कर कहती है, रुद्र प्लीज स्टॉप। रुद्र भारी सांस लेते हुए अचानक ही आव्या को बेड पर धक्का देता है। आव्या बेड पर लेट जाती है और रुद्र को हैरानी से देखती है। रुद्र अपनी टी शर्ट को उतारकर फेंक देता है और आव्या के ऊपर आ जाता है। आव्या शॉक्ड होकर रुद्र को देखती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि रुद्र अपना पूरा कंट्रोल खोने लगा था। आव्या रुद्र के सीने पर हाथ रखती है। तभी रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर बेड पर प्रेस करता है। रुद्र आव्या के टॉप को ऊपर करता है। ये देखकर आव्या जल्दी से कहती है, रुद्र स्टॉप। रुद्र आव्या के उभरे सीने को ललचाई नजरों से देख रहा था। वो झुककर उसे किस करता है, फिर अपना सिर उठाकर आव्या को देखते हुए कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास प्रोटेक्शन है, क्या हम यूज़ करें? आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाती है। आव्या को नाम में सिर हिलाते हुए देखकर रुद्र आव्या के बगल में लेट जाता है। आव्या जल्दी से खुद को कवर करती है। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर अपने होठों से चूमकर कहता है, मेरे सामने ऐसी ड्रेस पहनकर आया करो जिसे मैं खोल ना सकूं। इतना कहते ही रुद्र फिर से आव्या को अपने करीब खींचता है और अपने हाथ टॉप के अंदर ले जाता है। आव्या को फिर से परेशानी हो जाती है। रुद्र आव्या के खुले हुए इनर का हुक लगाता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी ना कहना मुझे रोकने के लिए काफ़ी है। आव्या रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए सीरियस होकर कहती है, रुद्र प्लीज़ तुम ऐसे टच मत किया करो, हम हस्बैंड वाइफ नहीं बने हैं। इतना कहती ही आव्या बेड से उठती है। रुद्र तुरंत आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या बिना मुड़े कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे तुमने मुझे टच किया। आव्या ये कहते ही रुद्र का हाथ झटकती है और वहां से जाने लगती है। रुद्र भी तुरंत बेड से उठकर आव्या के पीछे जाते हुए बुलाता है, लिसन टू मी, हेलो लिसन टू मी बेबी गर्ल। आव्या दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। रुद्र आव्या का पीछा करता है। आव्या तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वहीं रुद्र भी उसके पीछे आते हुए बुलाता है, लिसन बेबी गर्ल। पर आव्या उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, वो बस चलती जा रही थी। आव्या हॉल में पहुंचती है और नैना को देखते हुए कहती है, आंटी मैं घर जा रही हूँ। नैना हाँ में सिर हिलाती है। तभी रुद्र की आवाज़ आती है, बेबी गर्ल। उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस थी। आव्या रुद्र की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर करके हॉल से निकल जाती है। रुद्र भागते हुए उसके पीछे जाता है, फिर बाहर जल्दी से आव्या के सामने खड़ा हो जाता है। आव्या उसे देखकर दूसरी ओर देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, मेरी बात सुनो। आव्या तुरंत ही बीच में बोलती है, रुद्र मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इनफैक्ट मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो। कुछ पल रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है जो हद से ज़्यादा सीरियस था। फिर कुछ मिनट बाद वो आव्या के सामने से हट जाता है। आव्या तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है। रुद्र उसे बस जाते हुए देखता रहता है। आव्या कार में बैठती है। कार अब वहाँ से जाने लगती है तो रुद्र अपने पैरों से पत्थर को जोर से लात मार कर कहता है, शिट मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता।
इधर धीर चींटी को खोजते खोजते थक चुका था, पर उसे कोई चींटी नहीं मिली। अब उसका उससे बचने का कोई भी रास्ता था कि वो रुद्र से झूठ बोले कि उसने उसे खोजकर मार दिया। धीर काव्या के घर से निकल रहा था। काव्या धीर को जाते हुए देखकर पूछती है, जो खोजना था आपको मिल गया? धीर काव्या की आवाज़ सुनकर तुरंत रुक जाता है और फिर मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, हाँ मिल गया, अब मैं चलता हूँ। काव्या मुस्कुराती है और हाँ में जवाब देती है। धीर अब वहाँ से निकलकर चला जाता है। काव्या धीर को जाते हुए देखकर कुछ पल देखती है, फिर एकदम से उसकी नज़र सपना और अनुराग पर जाती है, जो इस वक्त किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। सपना नाराज़ लग रही थी और अनुराग सपना को मनाने की कोशिश कर रहा था। काव्या दोनों को आपस में यूँ बहस करते हुए देखकर हल्का मुस्कुराती है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद उसने उन दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देखा था। काव्या अब अरुणी देवी के कमरे में जाती है। कमरे में अरुणी देवी हमेशा की तरह लेटी हुई थी, क्योंकि उनके अलावा अब उसका कोई भी काम नहीं था और कुछ भी कर नहीं पाती थी सिवाय लेटने के। काव्या अरुणी देवी के पास जाकर बैठ जाती है। अरुणी देवी काव्या के आते ही अपनी आंखें खोलती हैं। काव्या ये देखकर पूछती है, दादी आपको कुछ चाहिए? अरुणी देवी बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती हैं, पानी। काव्या जल्दी से ग्लास में पानी निकालती है और अरुणी देवी को बहुत संभाल कर उठाकर बिठाती है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। अरुणी देवी की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो अपने हाथ पैरों को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो सब पर डिपेंड थी। पानी पिलाने के बाद काव्या अरुणी देवी को फिर से लिटा देती है और ग्लास को टेबल पर रख देती है। अरुणी देवी काव्या को देखकर एकदम से पूछती हैं, आप आदि के साथ खुश हैं ना काव्या? अरुणी देवी के ऐसे सवाल से काव्या अचंभित रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अरुणी देवी ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं। तभी अरुणी देवी कहती है, वो हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है हमारे पास। हम पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि जिस रिश्ते को हमने जोड़ा था, क्या आप उस रिश्ते से खुश हैं? ये सुनकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। उसने अपनी दादी को तो खो दिया था, लेकिन उसके बदले उसे एक ऐसी दादी मिली थी जो उसके हर दुख हर सुख की देखभाल करती थी। काव्या को पता था कि अब अरुणी देवी का वक्त आ गया है इस दुनिया को छोड़कर जाने का, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो छोड़कर जाए। वो हमेशा चाहती थी कि अरुणी देवी हमेशा उसके साथ रहें, जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। काव्या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहती है, मैंने तो माँ पापा और दादी के जाने के बाद ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं फिर कभी खुशी के पल जी पाऊंगी, लेकिन आपने माँ पापा और दादी तीनों के रूप में आकर मुझे सब कुछ दे दिया। एक बड़ा सा खुशनुमा परिवार, एक सुखी जीवन और सौभाग्यशाली जीवन साथी, जो मुझे खोजने पर भी शायद ही नहीं मिलता। काव्या के ऐसे जवाब से अरुणी देवी को पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाती है कि उसने जो अनचाहा रिश्ता दोनों के बीच बांधा था वो पूरी तरह से सफल हो चुका है। अरुणी देवी का कावेरी को दिया गया वचन पूरा हो चुका था। रात का वक्त काव्या कमरे में आती है तो उसकी नज़र आदित्य पर जाती है, जो इस वक्त सोफे पर आंखें बंद किए बैठा था। काव्या उसे देखकर उसकी ओर बढ़ती है और फिर तुरंत ही उसकी गोद में बैठ जाती है। आदित्य काव्या को महसूस कर भी अपनी आंखें नहीं खोलता। काव्या आदित्य की बंद आंखों को देखती है और उसके चेहरे को थोड़ा गौर से देखती है। आदित्य की बियर्ड को छूते हुए काव्या मुस्कुराने लगती है। उसे आदित्य का बियर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसकी बियर्ड के साथ खेल रही थी। आदित्य जब ये महसूस करता है तो अपनी आंखें खोल लेता है। वो आंखें खोलकर काव्या के मासूम चेहरे को देखता है, जो इस वक्त किसी बच्चे की तरह लग रहा था। काव्या उसकी बियर्ड के साथ खेलते हुए मुस्कुरा रही थी। आदित्य काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है, जिससे काव्या आदित्य के चेहरे के बहुत करीब आ जाती है। काव्या के होंठों की मुस्कान अभी वैसी ही थी और वो आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य भी काव्या की आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत से देखते हैं। आदित्य अपना हाथ बढ़ाकर काव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड वाइफी? बहुत शरारत सोच रही है आज तुम्हें। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य से कहती है, आज मुझे अपने पुराने वाले मिस्टर हस्बैंड की याद आ गई। वो बस पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। मैं हमेशा आपको ऐसे परेशान करती रहती थी ना। काव्या के ऐसे जवाब देने से आदित्य उसके होठों को देखते हुए कहता है, और तुम्हें भी तो याद होगा ना कि मैं किस तरह से तुम्हें परेशान करता था। आदित्य के ऐसे जवाब से काव्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो आदित्य को धीरे से मारते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं। आदित्य के एक्सप्रेशन अभी नॉर्मल थे। वो काव्या की हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। आदित्य कभी काव्या के कान में कहता है, अगर मैं बेशर्म नहीं होता तो हमारी फैमिली में सिर्फ तुम और मैं ही होते। काव्या आदित्य के इशारे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही थी, पर वो इस पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि वो आदित्य से जीत नहीं सकती थी। काव्या अब शांत हो जाती है और आदित्य के सीने पर अपना सिर रख लेती है। आदित्य काव्या की कमर के दोनों ओर अपने हाथ लपेट लेता है। काव्या आदित्य के एक सीने पर सिर रखती है और एक सीने पर हाथ। काव्या अरुणी देवी की बातों को याद करते हुए आदित्य से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, दादी कह रही हैं कि वो कुछ पल ही जीने वाली हैं। आदित्य बिल्कुल चुप रहता है। वहीं काव्या कुछ पल चुप होकर फिर से कहती है, आपको पता है मिस्टर हस्बैंड, मैं चाहती थी कि मैं खुद अयान और प्रज्ञा की शादी की रस्में अपने हाथों से करवाऊं। उनकी तैयारी करूंगी और दादी उन्हें आशीर्वाद देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैं अयान की शादी देखना चाहती हूँ मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या की चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है,
तुम्हें पता है वाइफी, अयान भले ही रूठा हुआ हो लेकिन वो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों अब अच्छी तरीके से बात नहीं करते, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। जब तक हम सही से बात नहीं करेंगे तब तक ना अयान का रूठापन जाएगा और ना ही हम करीब हो पाएंगे। काव्या आदित्य की बात को सुनकर सोचने लगती है। तभी दोनों को आव्या की आवाज़ आती है। डैडा। आव्या अब तक कमरे में आ चुकी थी। काव्या उसे देखती है। आव्या दोनों के पास जाकर आदित्य की ओर खड़ी होकर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, डैडा मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मुझे आप चाहिए। काव्या अभी भी आदित्य की गोद में ही बैठी हुई थी, वो उसके ऊपर से नहीं हट रही थी। काव्या आव्या से कहती है, मैं अपने मिस्टर हस्बैंड को तुम्हें नहीं दूंगी, तुम जाओ अपने होने वाले हस्बैंड के पास। आव्या रोनी सूरत बनाकर कहती है, मम्मा प्लीज़ आई वॉन्ट डैडा। आव्या का चेहरा देखकर आदित्य काव्या से कहता है, वाइफी उठो ना। काव्या ये सुनकर आदित्य को मासूम चेहरा बनाकर देखती है। आदित्य अब काव्या और आव्या के बीच फंस चुका था। उन दोनों का ही चेहरा इतना मासूम था कि वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। काव्या अपनी जगह से उठना नहीं चाहती थी तो वहीं आव्या काव्या की जगह पर बैठना चाहती थी। आदित्य कुछ देर तक दोनों की नौटंकी देखता है और फिर खुद काव्या को अपनी गोद से हटाकर वॉशरूम चला जाता है। आदित्य दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन उसे भी पता था कि दोनों की ही दोनों नौटंकीबाज हैं और दोनों उसके सामने नौटंकी किए जा रही हैं। इसीलिए आदित्य ये फैसला ले लेता है कि दोनों की इच्छा मानने से अच्छा है वो खुद वहाँ से गायब हो जाए। काव्या और आव्या अब एक दूसरे को देखने लगती हैं। कुछ आधा घंटा बीत जाता है पर आदित्य बाहर नहीं निकलता। काव्या और आव्या दोनों ही वॉशरूम को घूरे जा रही थी। जब आदित्य इतनी लेट बाद भी बाहर नहीं निकलता तो वो दोनों ही दरवाजे के पास चली जाती हैं। आव्या खटखटाते हुए बुलाती है, डैडा डैडा, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। काव्या और आव्या दरवाजे को खटखटाने लगती हैं पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब दोनों के चेहरे पर परेशानी झलक उठती है। उन्हें अंदर से एक डर लगने लगता है कहीं आदित्य को अंदर कुछ हो तो नहीं गया। इस वजह से दोनों दरवाजे को बहुत ज़ोर से पीटने लगती हैं। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था पर थोड़ा जोर से बंद था, इस वजह से वो सटा हुआ था। दोनों के ही जोर से मारने से दरवाजा खुल जाता है। काव्या और आव्या दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो कमरे में कोई भी नहीं होता। वॉशरूम से सटा हुआ वहाँ एक ड्रेसिंग रूम था। दोनों ड्रेसिंग रूम की ओर जाती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं तो ड्रेसिंग रूम के कुछ साइड में एक छोटी सी खिड़की थी। वो दोनों उस खिड़की के सामने जाती हैं और देखती हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि छोटी सी खिड़की पर रस्सी लटकी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि आदित्य इस रस्सी के सहारे उस कमरे से भाग गया था। दोनों जब ये देखती हैं तो दोनों के ही चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। काव्या और आव्या एक साथ थोड़ा जोर से चिल्लाती हैं। जहाँ काव्या मिस्टर हस्बैंड चिल्लाती है तो वहीं आव्या डैडा चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ पटना में कब्रिस्तान में ध्रुवंश एक जगह पर बैठा हुआ था और सामने की ओर देख रहा था जहां लिखा हुआ था धारा ध्रुवंश सूर्यवंशी। भले ही ध्रुवंश और धारा की रीति रिवाज के साथ शादी नहीं हुई थी, लेकिन ध्रुवंश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। इस वजह से वो उसे अपनी वाइफ भी मानता था और इसीलिए ही उसने उसका नाम धारा ध्रुवंश सूर्यवंशी लिखवाया था। आज वही दिन था जब धारा ध्रुवंश को छोड़कर गई थी। ध्रुवंश एकटक सामने धारा की कब्र को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उसके दिल के अंदर दर्द का जैसे पहाड़ टूटा हुआ था। ध्रुवंश के हाथ में ड्रिंक थी लेकिन वो कर नहीं रहा था क्योंकि धारा ने उसे मना करके रखा था कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे। वैसे तो ध्रुवंश ड्रिंक किया करता था, लेकिन जब वो धारा के सामने हुआ करता था तो वो ड्रिंक को बस पकड़े रहता था, उसे पीता नहीं था। दूर पर खड़ी कयारा उसे देख रही थी। ध्रुवंश इस वक्त कयारा को पटना साथ लेकर आया था। दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, पर अचानक ही ध्रुवंश को ये याद आया कि आज ही धारा उसे छोड़कर गई थी, तो वो सीधा यहाँ चला आया बिना कयारा को बताए। कयारा भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंची। कुछ देर तक देखने के बाद कयारा वहाँ से चली जाती है। वहीं ध्रुवंश अब तक वहीं पर बैठा रहता है। रात के करीब 2 बजे ध्रुवंश होटल पहुंचता है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसकी नज़र कयारा पर जाती है और इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वैसे तो दोनों ने अलग अलग कमरे किए थे, लेकिन कयारा आज ध्रुवंश के कमरे में लेटी हुई थी। ये देखकर ध्रुवंश थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। ध्रुवंश वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर सोने के लिए बेड पर चला जाता है। ध्रुवंश जैसे ही बेड पर लेटता है तभी उसे कयारा की आवाज़ आती है, कहाँ थे तुम? ध्रुवंश कयारा को देखता है जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी, जिसने पहले तो आंखें बंद करके रखी थी लेकिन अब वो अपनी आंखें खोल लेती है। कयारा बिना भाव के ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश उसे देखते हुए कहता है, कुछ काम था। इतना बोलते ही वो आगे कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे कमरे में कुछ हुआ है? कयारा बेड से उठकर बैठ जाती है और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहती है, ध्रुवंश क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता रहे? कयारा के ऐसे सवाल से ध्रुवंश उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है, फिर सोचते हुए कहता है, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ध्रुवंश के बार बार झूठ बोलने से कयारा का पारा हाई हो जाता है। वो सिर घुमाकर ध्रुवंश को देखकर कहती है, कब्रिस्तान में ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? ध्रुवंश ये सुनकर हैरानी से कयारा को देखता है। ध्रुवंश बेड से उठकर बैठ जाता है और हैरानी से पूछता है, तुम मेरा पीछा कर रही थी? कयारा दांत भींचते हुए कहती है,
टॉपिक मत बदलो। तुम मुझे बताओ कि कब्रिस्तान में अकेले बैठकर तुम कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। ध्रुवंश कयारा के सवाल को इग्नोर करते हुए कहता है, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इतना बोलते ही खुद को ढकने के लिए ध्रुवंश चादर ऊपर करने लगता है। तभी कयारा चादर को पकड़कर फेंकते हुए गुस्से से कहती है, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ध्रुवंश कयारा के गुस्से से भरे चेहरे को देखता है, फिर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाता है। ध्रुवंश कयारा के चेहरे को अपने हाथ में भर लेता है और उससे कहता है, कल बात करते हैं ना बेबी, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कयारा ध्रुवंश के हाथ को अपने चेहरे से हटाती है और बेड से उठकर कहती है, सोते रहो तुम, मैं गोवा वापस जा रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो। कयारा जाने लगती है, तभी ध्रुवंश जल्दी से उठकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। कयारा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। ध्रुवंश कयारा को टाइटली पकड़कर कहता है, तुम ऐसे कैसे गोवा जा सकती हो, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कयारा थोड़ी सख्ती से कहती है, मुझे अभी के अभी जानना है। ध्रुवंश पहले तो कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुवंश कयारा को छोड़ देता है और खुद बेड पर जाकर बैठ जाता है। ध्रुवंश शांति से बैठकर एक तरफ देखते हुए कहता है, मेरी लाइफ में पहले भी एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और उससे ज़्यादा करता था। कयारा जैसे ही सुनती है वो हैरान होकर ध्रुवंश को देखती है। घर में ब्रो, रॉनी, डैड और डैडा के सिवाय ये बात किसी को भी नहीं पता है। मैंने उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, शायद मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं उसके साथ फिजिकल भी हो चुका हूँ। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भी भरा है, मैंने उसे वाइफ माना है। टू बी कंटिन्यूड।